नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और अब यूपी तक के पहले मॉर्निंग शो सुर्खियां में हम बताएंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई वो खबरें जो बनी अखबारों के हेडलाइंस। तो शुरुआत हिंदी के अखबार अमर उजाला से, जिसने पहली खबर जो हेडलाइन अपनी बनाई है वो आगरा के धर्मस्थल पर रखा जानवर का सर, हंगामा, लाठीचार्ज। दरअसल आगरा में कल शुक्रवार को जब जुमे की नमाज हो रही थी, उसी जुमे की नमाज जुमे वाले दिन एक जानवर का सर वहां पर रख दिया गया शाही मस्जिद के पास में, जिसको लेकर मामला तनावपूर्ण हो गया, माहौल तनावपूर्ण हो गया, नारेबाजी होने लगी, माहौल बिगड़ने लगा, कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी, पुलिस की टीमें लगाई गईं और जिसके बाद एक शख्स पकड़ा गया जिसका नाम नजीरुद्दीन था। नजीरुद्दीन ने ही उस जानवर का सर वहां पर रखा था। फिलहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दूसरी जो प्रमुख खबर अमर उजाला की है वो है काशी में कदम रखते ही मोदी ने दुष्कर्म केस के बारे में पूछा। कल दरअसल ये जो तस्वीर आई ये बहुत अहम हो गई, क्योंकि अमूमन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचते हैं तो वहां पर उनके स्वागत में मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम बड़े चेहरे रहते हैं एयरपोर्ट पर। लेकिन कल ये तस्वीर नहीं थी। कल तस्वीर थी एयरपोर्ट पर स्वागत में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और डीएम वाराणसी मौजूद थे। बाकी कोई भी उस तस्वीर में नजर नहीं आया और बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री जैसे ही वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उस घटना के बारे में अफसरों से पूछा जिसमें एक 19 साल की युवती के साथ कई दिनों तक 22 से 23 लड़कों ने रेप किया, अलग अलग जगहों पर ले जाकर के रेप किया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 10 युवकों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। लेकिन घटना प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की थी, लिहाजा प्रधानमंत्री ने वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही सबसे पहले अधिकारियों से उस घटना के बारे में पूछा और सख्त आदेश दिए कि जो भी आरोपी हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यह घटना बताती है कि प्रधानमंत्री की नजर भले ही देश और दुनिया पर हो, लेकिन उनके दिल में वाराणसी धड़कता है। बनारस की इस घटना को लेकर वो कितने गंभीर थे ये कल साफ हो गया। इसके साथ ही कल प्रधानमंत्री ने वाराणसी के लिए सौगात का पिटारा खोल दिया और कल प्रधानमंत्री को एक कमल गिफ्ट किया गया, लकड़ी का कास्ट कमल, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेंट किया। जीआई टैगिंग के प्रोडक्ट्स में कई प्रोडक्ट्स कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को जीआई टैग का दिया। 4000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। ये अमर उजाला की दूसरी हेडलाइन थी। इसके बाद जो फ्रंट पेज के बाद जो सब फ्रंट पेज है अमर उजाला का, ये पैटर्न है अमर उजाला का, तो उसमें दो खबरें। अंसल ने विदेशी खातों में ट्रांसफर की रकम। अंसल एपीआई के यहां पर छापेमारी चल रही है। 4 दिनों तक छापेमारी की और छापेमारी इनकम टैक्स विभाग कर रहा था। इनकम टैक्स विभाग की 4 दिनों की छापेमारी में जो बात सामने आई उसमें आया कि शेल कंपनियों में अंसल एपीआई ने अपने कई करोड़ों रुपए के जो फंड्स हैं वो ट्रांसफर किए और ये शेल कंपनियां 148 अभी तक सामने आई हैं। 148 कंपनियों के जरिए अंसल एपीआई ने अपने फंड्स को डाइवर्ट कर न सिर्फ विदेश भेजा बल्कि उन विदेश में बनाई गई कंपनियों से वापस भारत उस फंड को डाइवर्ट किया गया और जहां से बेनामी संपत्तियां खरीदी गई। ये इनकम टैक्स को इस 4 दिन की जांच में शक है। 4 दिन की जांच में चूंकि एनसीएलटी के द्वारा अंसल एपीआई के खातों को सीज कर दिया गया, लिहाजा बहुत कुछ नहीं मिला, वहां से सिर्फ 18 लाख रुपए नकद मिले। दूसरी खबर, वाजपेयी कचौड़ी भंडार पर जीएसटी का छापा, घोषित से दोगुना बिक्री मिली। वाजपेयी पूरी भंडार लखनऊ की एक पहचान, जो भी लखनऊ आता है और चटपटा खाने का शौकीन है उसके लिए वाजपेयी की पूड़ियां हमेशा लजीज रहीं। लेकिन कल वाजपेयी की लजीज पूड़ियों पर जीएसटी वाले पहुंच गए। पूड़ी खाने के लिए नहीं, वहां पे जीएसटी टैक्स का हिसाब किताब करने के लिए, और जो हिसाब किताब मिला उसमें कहा गया कि जो जीएसटी वाजपेयी पूरी भंडार के लोगों के द्वारा जमा किया जा रहा है, असल में बिक्री उससे ज्यादा हो रही है।
और ये इस तरीके से जीएसटी के द्वारा अभियान चलाया जाएगा। पश्चिम में आंधी बारिश, बोले आज भी आसार, ओले आज भी आसार। पश्चिम उत्तर प्रदेश में परसों जो और समूचे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आंधी, पानी, बारिश आई और आज भी आसार हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो उस खबर को तरजीह दी गई है। विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी ईडी की रिमांड खत्म हो गई है, उनको वापस जेल भेज दिया गया। उनसे 3 दिनों की पूछताछ की गई। पूछताछ में विनय शंकर तिवारी ने इतना जरूर कहा कि वो राजनीति में व्यस्त थे, जिसकी वजह से उनकी गंगोत्री एंटरप्राइजेस को घाटा हुआ। लेकिन ईडी को विनय शंकर तिवारी के इस बयान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि 750 करोड़ के जो बैंक लोन था, बैंक ऑफ इंडिया के क्लस्टर से जो बैंक लोन लिया गया, उसके फंड को डाइवर्ट करने के सबूत मिले हैं ईडी को, और उसको लेकर के उसने एक चार्जशीट भी दाखिल कर दी है विनय शंकर तिवारी की पत्नी और अन्य आरोपी के खिलाफ। तो इसके बाद ये अमर उजाला की खबरें रही, और अब बारी दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण अखबार ने जिस खबर को तरजीह दी है वो है उत्तर प्रदेश संभावनाओं का ही नहीं, सामर्थ्य और संकल्प की भी सिद्धि भूमि। प्रधानमंत्री कल जब बनारस में थे प्रधानमंत्री, तो उनके द्वारा जो भाषण दिया गया, करीब 30 मिनट तक प्रधानमंत्री भाषण दिया, और उस दौरान उन्होंने शुरुआत अपनी जो भाषण से की वो बनारसी हम बनारस के हई और बनारस हमार हो, इसके साथ प्रधानमंत्री ने जब शुरुआत की तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल और हर कोई जहां पर भी था वो देख रहा था। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जिस तरीके से बनारस को एक सौगात मिली, वो विकसित शहर के तौर पर बनारस को ले जाने के लिए एक नया कदम। इसके बाद दैनिक जागरण के बाद बारी हिंदुस्तान अखबार की। हिंदुस्तान अखबार ने जिस खबर को तरजीह दी है की शुरुआत करते हैं। हमारा मंत्र सबका विकास, उनका सिर्फ अपना। मोदी का कल के भाषण में विपक्षी दल भी निशाने पर थे। हमारा मंत्र सबका विकास, उनका सिर्फ अपना। उनका सिर्फ अपना का मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, बसपा को भी एक तरीके से कह सकते हैं आड़े हाथों लिया। हमेशा बीजेपी विपक्षी दलों पर सिर्फ आरोप लगाती रही या हमलावर हो रही है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस में गांधी परिवार, समाजवादी पार्टी में मुलायम परिवार और बसपा में मायावती का अपना परिवार और मायावती का अपना। तो वो अपने विकास में ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय लोगों के। बनारसी तबला भरवा मिर्चा को भी जीआई टैग। जीआई टैग उत्तर प्रदेश के उन तमाम प्रोडक्ट्स को दिया जा रहा है जिससे कौन सा प्रोडक्ट किस शहर का है, उसकी ओरिजिनलिटी किस शहर से ओरिजिन है, ये तमाम चीजें रहती हैं। तो 77 जीआई उत्पादों के साथ यूपी देश में पहला स्थान, काशी क्षेत्र बना हब। 77 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जीआई टैगिंग के हैं और वो उत्तर प्रदेश के हैं। और कल मथुरा का जैसे सांझी क्राफ्ट, चित्रकूट का वुड क्राफ्ट, पीलीभीत की बांसुरी, आगरा का स्टोन इनलेवर, झांसी का कठिया गेहूं, चित्रकूट का वुड क्राफ्ट, जौनपुर की इमरती, वाराणसी का तबला, भरवा मिर्चा, शहनाई, मेटल क्राफ्ट, म्यूरल पेंटिंग, ये तमाम चीजें इनको जीआई टैगिंग कल प्रधानमंत्री ने दी है। इसके बाद जो खबर राजनीति की है जिसको हिंदुस्तान अखबार ने तरजीह दी है वो है कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस का अहमदाबाद में अधिवेशन चल रहा, उसमें राहुल गांधी के नए फॉर्मूले पर यूपी में बढ़ चली कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम कांग्रेस के थिंक टैंक और जमीनी कार्यकर्ता दोनों का समागम था। और किसी भी पार्टी के महाधिवेशन इसी तरीके का होता है जिसमें आगे की रणनीति। तो इस अधिवेशन में एक जो खाका तैयार हुआ उसमें तय हुआ कि पार्टी अब ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ साथ पिछड़ों पर ज्यादा फोकस करेगी। कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में गठबंधन की राजनीति को राहुल ने सीधे तौर पर खारिज तो नहीं किया, मगर पार्टी के खुद को बूते खड़ा होने का संदेश जरूर दिया। गठबंधन की राजनीति का मतलब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर हमेशा दोनों दल असहज रहे हैं।
अखिलेश यादव भी कहते रहे कि सम्मान नहीं मिलेगा तो सोचेंगे, कांग्रेस कहती रही कि हमारे बूते पर। तो ये दोनों पार्टियां हैं साथ साथ, लेकिन असहज हैं। और इसी को लेकर के राहुल गांधी ने एक फॉर्मूला दिया है कि गठबंधन की राजनीति से परहेज नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत अगर पड़ेगी तभी, और इसका अग्नि परीक्षा होगी आने वाले राज्यों में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, वहां पर विधानसभा चुनाव में। तो राहुल गांधी ने जो कांग्रेस के लिए जो फॉर्मूला जो उत्तर प्रदेश से शुरू होगा, उसमें वोट बैंक जिस पर फोकस किया जा रहा है वो ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ साथ पिछड़ों पर भी। दरअसल ब्राह्मण, दलित और मुसलमान ये हमेशा कांग्रेस के ही वोट बैंक रहे। जब बसपा का प्रादुर्भाव उत्तर प्रदेश की सियासत में हुआ, काशीराम और मायावती का जब एक बड़ा नेतृत्व दलितों को मिला, तो वो वोट बैंक बसपा में शिफ्ट हो गया। कांग्रेस का वोट बैंक दलितों का बसपा में शिफ्ट हो गया। जब उत्तर प्रदेश की सियासत में मुलायम सिंह यादव का मुल्ला मुलायम वाला एक नारा दिया गया, तो एक तरीके से मुसलमान जो वोट बैंक था, अल्पसंख्यकों का वोट बैंक था, वो समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया। और ब्राह्मण वोट बैंक मंदिर की राजनीति, कमंडल की राजनीति में बीजेपी में चला गया। और ये था कांग्रेस, जिसकी वजह से उसका जो परंपरागत वोट बैंक था वो कम हो गया और कांग्रेस हाशिए पर आ गई। अब लेकिन कांग्रेस अपने इसी पुराने वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश में है। राहुल गांधी ने यही फॉर्मूला दिया कि हमारे साथ ब्राह्मण, अल्पसंख्यक और दलितों के साथ साथ अब हम ओबीसी पर भी फोकस करेंगे। ओबीसी पर फोकस हर पार्टी का है, बीजेपी का भी है और समाजवादी पार्टी का तो फॉर्मूला ही पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और अब कांग्रेस ने भी कह दिया कि पिछड़े जो लोग हैं उनको हम साथ में लेंगे, पिछड़ी जाति के लोग। तो अब कांग्रेस एक बार फिर से नए फॉर्मूले से कोशिश में है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ कर पाए। डॉक्टर को 2 दिन डिजिटल अरेस्ट रखकर 95 लाख रुपए ठगे। डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब कि आपको सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के नाम पर एक वीडियो कॉल आएगा और वीडियो कॉल आने के बाद आपको बताया जाएगा आप क्या वारंट है और आप किसी को बताइएगा नहीं, आप अरेस्ट हो चुके हैं। और उसके बाद आपके मोबाइल पर एक नंबर आता है, नंबर से आप उसके नंबर को क्लिक करते हो, फिर आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई पर डाका डल जाता है। न डाका डालने वाले आपके घर आते हैं, न आपके शहर आते हैं, और बिना आपके शहर और बिना आपके घर का ताला तोड़े वो आपकी रकम पर डाका डाल जाते हैं। तो ये डिजिटल अरेस्ट, सबसे बड़ी बात कि पढ़े लिखे लोग इसका शिकार होते हैं, जो अंग्रेजी अखबार भी पढ़ते हैं, हिंदी अखबार भी पढ़ते हैं, चैनलों को भी देखते हैं। चैनलों में ऐसी खबरें विस्तार से बताई भी जाती हैं। हम हर बार ऐसी खबरों के शिकार लोगों से बात भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं हो रही हैं। तो अफसोसजनक है कि सीबीआई और ईडी के नाम पर कोई वीडियो कॉल पर कभी कॉल नहीं करती है। और अगर आपको शक है कि कोई व्यक्ति आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, कोई धमका रहा है, तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो इनके शिकार हो जाते हैं और इसी का फायदा ये डिजिटल अरेस्ट से लाखों रुपए कमाने के बाद लोग कर लेते हैं। नवभारत टाइम्स की खबरों में वे परिवार का विकास कर रहे थे, हम देश का। आज भगवान राम के भक्त बजरंगबली भगवान हनुमान जयंती है, भगवान हनुमान की जयंती है, तो आज उसी को लेकर के भी कवरेज है कि अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। हनुमान प्राकट्योत्सव आज, सज गया मंदिर, कहीं चढ़ेगा 21 किलो का लड्डू, कहीं भक्त करेंगे सुंदरकांड का पाठ। वक्फ कानून के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन। इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार ने ये खबर को तरजीह दी है। परिवार का साथ, परिवार का विकास, मोदी टेक्स अ डिग एट अपोजिशन। विपक्ष पर हमला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से। यूपीडा प्लान्स इंडस्ट्रियल इंफ्रा डेवलपमेंट अलोंग ई-वेज। लखनऊ टू गेट ग्लोबल कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर वर्थ 1 crore. Pregnant woman dies, 3 docs, private hospital booked. Man kills wife to keep affair alive in Mathura, arrested. Religious tourism is driving growth. How Noida plans to use tech to make it streets safe. नोएडा में एक नई शुरुआत की है कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्विलांस, सीसीटीवी के जरिए अब कोशिश की जा रही है कि जो नोएडा की गलियों पर जो स्ट्रीट क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम को कैसे बचाया जाए, और जिसके लिए 212 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। 2 का बजट निर्धारित किया गया, जिसमें 2634 सीसीटीवी कैमरे 561 जगहों पर लगाए जाएंगे। एआई और फेशियल रिकॉग्निशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए एक कोशिश है कि नोएडा में जो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है उस पर लगाम कसी जा सके, उस पर नकेल कसी जा सके। हम काशी के ही पीएम ग्रीट्स इन भोजपुरी। तो ये थी आज की वो खबरें जो थी अखबार की सुर्खियां और यूपी तक की सुर्खियों के इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।